हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कमिंग वीक है वो बैंक निफ्टी का लास्ट वीकली एक्सपायरी रहने वाला है। उसके बाद से बैंक निफ्टी में जो रहेंगे वो वीकली एक्सपायरीज हटा दिए जाएंगे और जो मंथली एक्सपायरीज है वो एज इट इज़ रहेंगे। तो जो वीकली एक्सपायरीज है एज पर न्यू सेबी रूल वो निफ्टी और सेंसेक्स ये मिले हैं दोनों एक्सचेंजेस को, एनएससी और बीएससी को। तो अभी से अब वीकली एक्सपायरी अगर करना है तो केवल दो ही इंडेक्स रहेंगे आपके पास, निफ्टी और सेंसेक्स। बाकी अगर जो मंथली एक्सपायरीज है वो जो प्रीवियस हमारे इंडेक्सेस थे वो मंथली एक्सपायरीज एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन जो वीकली एक्सपायरीज है वो केवल इन्हीं दो इंडेक्स पे भी रहने वाले हैं। सो अभी बहुत सारे ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द जो इंट्राडे स्कैल्पर्स थे, आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते थे। इवन मैं 3 साल से जो ट्रेड कर रहा हूँ वो बैंक निफ्टी के ही वीकली एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे अभी प्लानिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे, ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ अभी बहुत महीनों तक हो सकता है कि अंडर ऑब्जर्वेशन अभी रखना पड़े कि कैसा मार्केट अभी बिहेव कर रहा है आफ्टर दिस न्यू चेंज ऑफ रूल। तो एक ऑब्जर्वेशन फेज़ यहाँ पे मैंने भी डिसाइड किया है कि 3-4 महीने का एक ऑब्जर्वेशन फेज़ यहाँ पे बनाना पड़ेगा। उस ऑब्जर्वेशन फेज़ में कुछ न्यू सेट ऑफ रूल्स या फिर आप ऑब्जर्वेशन कुछ क्राइटेरियाज रखना पड़ेगा। उसके बेसिस पे फिर आने वाले दिनों में 3-4 महीने के बाद ये डाटा थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे अभी चीज़ें चल रही हैं, और फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस इंडेक्स में हमें ट्रेड करना है या फिर कैसे ट्रेड लेना है। तो एक ट्रांजिशन फेज है सारे ट्रेडर्स के लिए। तो एक यहाँ पे जो निफ्टी में करते थे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन जो लोग भी बैंक निफ्टी में ज़्यादातर ट्रेड करते थे, जैसे कि मेरे जैसे ट्रेडर्स जो 90 to 95% ट्रेड्स जो होते हैं वो बैंक निफ्टी में ही लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2-3 महीना ऑब्जर्वेशन में लगेगा कि कैसे अभी मार्केट चल रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है प्रीमियम। ये सब चीज़ें हम थोड़ा डिटेल्स में इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, क्या क्वांटिटी, एसएल और टारगेट्स कैसे मैनेज करना है। इसी चीज़ पे आज का वीडियो डिस्कशन रहेगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। कुछ की एरियाज़ यहाँ पे रहने वाले हैं, उसको मैं टेबुलर फॉर्म में यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। एक एक चीज़ करके यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे मैं अपना प्लानिंग रखने वाला हूँ। सबका अपना अपना प्लानिंग रहेगा इस फेज़ में। एक ट्रांजिशन फेज़ है तो सबका अलग अलग प्लानिंग होगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसको आपको भी अडॉप्ट करना है या फिर सेम आपको अपने जो मेथड्स है उसको चेंज करके इसी को अडॉप्ट करना है। मैं अपना यहाँ पर प्लानिंग बता रहा हूँ कि मैं कैसे चीज़ों को स्विफ्टली चेंज करना चाहता हूँ। साइकोलॉजिकल जो चीज़ें रहती हैं जो आपने लर्न किया है वो यहाँ पे नहीं चेंज होने वाला है, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करना है। इस चीज़ का खासकर ध्यान देना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी आप मार्केट में दो चीज़ सीखते हो, एक टेक्निकली मार्केट कैसे चल रहा है, कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं या फिर आप बोल सकते हैं एसएल, टारगेट्स, प्रीमियम सिलेक्शन, ये सारे चीज़ें एक की एरियाज़ हैं जिस पे हमें वर्क करना रहता है। लेकिन जो चीज़ पे हमें इंटैक्ट रहना है वो है हमारा साइकोलॉजी और हमारा टेम्परामेंट। अगर ये चीज़ें चेंज होगी देन हमारे रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस दिखने लगेंगे। तो हमें जो कोर है यहाँ पे, हमारा जो समझने वाली बात है, जो हमारा कोर रहेगा कि हमारा जो साइकोलॉजी और टेम्परामेंट है वो ना चेंज हो, और उसके अलावा बाकी जो पैरामीटर्स हैं हम उसको चेंज करें और उसको स्विफ्टली धीरे धीरे अडॉप्ट करें नए इंडेक्सेस में। तो ये हमारा मोटो रहेगा कि कैसे अब ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है वो थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो इंडेक्स रेंज है, यहाँ पे मैंने 3 यहाँ पे कॉलम बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, एक निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। तो जो इंडेक्स रेंज है ये एक रफली है कि यहाँ पे कितने में मार्केट चलता है। तो इंडेक्स रेंज अभी आप देखेंगे 24-25 हज़ार के अराउंड निफ्टी चल रहा होगा। एट द सेम टाइम आप देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल, यहाँ पे जो कि 50-51 हज़ार के अराउंड चल रहा है। सेंसेक्स आप देखेंगे तो 79,000 और 80,000 के अराउंड यहाँ पे चल रहा होगा। स्केलिंग अगर किया जाए किसी भी चीज़ को, अगर सपोज इसको अगर हम रेफरेंस ले और इसको 1 माने, तो बैंक निफ्टी को आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये डबल चलता है जो भी इंडेक्स रेंजेस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा फॉलो होगा, एक रफ आइडिया मैं बता रहा हूँ, एक अप्रॉक्सीमेट डाटा आपको बता रहा हूँ। सेंसेक्स में आप देखेंगे अगर ये 1-2 है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंडेक्स मोमेंट है, रेंज है, वो यहाँ पे 3 के स्केल में होगा। तो ये एक स्केलिंग है। ये किसी भी इंजीनियरिंग में आप जाएंगे तो एक मॉडल प्रोटोटाइप होता है, अगर उसके बेसिस पर आप स्केलिंग देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी को 1 और बैंक निफ्टी 2 और यहाँ पे सेंसेक्स को 3 स्केलिंग कर सकते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्वांटिटी, एसएल, टारगेट्स भी यहाँ पे चेंज होंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मैंने बात कही यहाँ पे कि कोर हमारा नहीं चेंज होना चाहिए, जो हमारा साइकोलॉजी है या हमारा टेम्परामेंट है वो बना रहना चाहिए। अगर उसको हम छेड़खानी करेंगे तब फिर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग आएंगे। इसी वजह से कोशिश करना है कि जो हमारे पीएनएल चलते हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉस चलते हैं, वो मोर और लेस सेम आए। क्वांटिटी और एसएल टारगेट को अपने मैनेज करके, ये जो अदर पैरामीटर्स हैं ये तीनों, क्वांटिटी, एसएल, टारगेट, इनको हमें मैनेज करना है सो दैट जो हमारा टेम्परामेंट और जो हमारा एक साइकोलॉजी बिल्डअप है वो हमारा ज़्यादा चेंज ना है। वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पीएनएल में जो वेरिएशंस आए वो ज़्यादा एबनॉर्मल ना आए।
अगर छोटा मोटा चेंजेज आता है, सपोज अगर अभी मेरा प्रॉफिट रेंज 10 से 15 हज़ार है, तो अगर वो 15 से 20 चलता है तो वो एक मोर और लेस सेम है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट या लॉस का जो रेंज है वो 10 से 15 हज़ार था, अभी नए इंडेक्स में मैं स्विच कर रहा हूँ और वो अचानक से 40-50 हो जाता है, तो वो काफ़ी अडॉप्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ हमें नहीं करना है। जो कोर है उसको हमें एज इट इज़ रखना है और बाकी पैरामीटर्स को हमें चेंज करना है इनिशियल डेज में, जब तक हम क्लियरली ये चीज़ ऑब्जर्व ना कर पाएँ कि कैसे हमें इंडेक्स में स्विच करना है या फिर कैसे हमें एक ऑब्जर्वेशन फेज है उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाते हैं। तब तक के लिए हमारा जो ऑब्जर्वेशन फेज रहेगा उसमें हमें अपना साइकोलॉजी इंटैक्ट रखना है। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि कल को जब नया इंडेक्स आएगा उसमें कई लोग क्या होगा कि क्वांटिटी सेम रखेंगे, फिर क्या होगा कि आप अदर पैरामीटर सेम रखेंगे और इंडेक्स स्विच करेंगे, तो वहाँ पे फिर वो रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल चेंजेस आएंगे। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जैसे कि सपोज अभी के लिए बैंक निफ्टी में मैं अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे मोर और लेस 150 से 600 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। ये एक रेंज में बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस रेंज के बाहर मैंने ट्रेड नहीं किया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप एक मीन मीडियम मोड पढ़ते हो, तो मोड जो होता है कि हाँ सारे सबसे ज़्यादा डाटा कलेक्शन का है, तो आप देखेंगे कि 150 से 600 क्वांटिटी के मैं 150, 300, 600 वाले ट्रेड्स ज़्यादा लेता हूँ। तो ये मेरा एक ज़्यादातर एवरेज रहता है कि इसी रेंज में मैं ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी में। तो अभी के लिए अगर देखेंगे कि निफ्टी में अगर मुझे स्विच करना है तो मुझे क्वांटिटी यहाँ पे इस स्केलिंग के हिसाब से यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और वो मेरा रहने वाला है 300 से 1200। सिमिलरली अगर हम सेंसेक्स में जाएंगे तो इसी स्केलिंग के बेसिस पे हम देखेंगे कि 100 से 400 के रेंज में मुझे ट्रेड करना चाहिए। एसएल और टारगेट्स भी सेम अगर देखा जाए, जो अभी के बैंक निफ्टी में मेरा जो एसएल टारगेट रहता है, एसएल रहता है वो 20 से 50 पॉइंट के रेंज में रहता है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रेड्स एंड अदर कंडीशंस ऑल्सो। तो एक ये एवरेज डाटा है या कि मोर और लेस जो सबसे ज़्यादा जो डाटा जहाँ पे लाई करता है, मैं उस चीज़ का यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 50 पॉइंट से ज़्यादा मैंने एसएल नहीं लिया है या फिर 20 पॉइंट से कम एसएल नहीं लिए हैं, लेकिन मोर और लेस जो सबसे ज़्यादा डाटा जहाँ पे आता है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो निफ्टी में आप देखेंगे उसके बेसिस पे 10 से 20 पॉइंट का एसएल बनेगा और सेंसेक्स में देखेंगे 30 से 75 पॉइंट का एसएल बनेगा। अब यहाँ से ये चीज़ मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं सेम निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को इक्वली प्रेफरेंस देने वाला हूँ आने वाले टाइम में। ये मैं एक जनरल अपने लिए रूल बनाया हूँ कि सपोज अगर कभी मैं सेंसेक्स में अगर जाता हूँ ट्रेड लेने, तो वहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन ना हो कि मुझे एसएल कितना लेना है या फिर टारगेट कैसे बुक करना है या फिर कितने क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। ये चीज़ मैं उस समय एट द पॉइंट नहीं सोच सकता हूँ। ये पहले से मुझे डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि मैं जब ऑब्जर्वेशन फेज एक निकाला हूँ 3-4 महीने, इस फेज़ में मुझे कितने क्वांटिटी से ट्रेड लेना है। आगे चल के जैसे ही एडॉप्टेबिलिटी एक बन जाएगी उसके बाद से ये सारे पैरामीटर्स हम फिर से रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग। टारगेट्स भी आप देखेंगे कि 20 से 100 पॉइंट मेरा जनरली बैंक निफ्टी में टारगेट्स रहता है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रेड्स ये वेरी करता रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर निफ्टी में देखेंगे तो वो टारगेट 10 से 40 पॉइंट्स आ जाएगा और सेंसेक्स में देखेंगे तो 30 से 150। ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं ये स्केल के चलते ही मैंने यहाँ पे किया है। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अंडर ऑब्जर्वेशन 2-3 महीना रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये सारे डाटा अगर मैं मैच करा दूँ तो जो मुझे रिजल्ट मिलता था बैंक निफ्टी में सेम रिजल्ट मुझे पीएनएल में वो देखने को मिले इन दोनों इंडेक्स में। ऐसा हो नहीं सकता है। कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ वेरिएशन आएंगे, लेकिन इस फेज़ में हमें यही चीज़ जानना है कि वो वेरिएशन कितना रह रहा है या फिर कितना मुझे डाटा जो बैंक निफ्टी में जो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस मिल रहे थे उससे कितना वेरी कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर ये रीस्ट्रक्चर करेंगे क्वांटिटी एसएल एंड टारगेट्स को। प्रीमियम सिलेक्शन ऑलरेडी मेरा अभी भी मोर और लेस एटीएम ही रहता है। निफ्टी और सेंसेक्स में भी सेम रहने वाला है। तो ये एक पैरामीटर वाइज मैंने आपको बता दिया कि मेरा क्या प्लानिंग रहने वाला है इस फेज़ में 3-4 महीना के। डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ जहाँ जैसे ये हो सकता है कि जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ वहाँ पे हो सकता है कभी छोटे ट्रेड्स ले लूँ, वो सारी चीज़ें होंगे। लेकिन एक ये पर्टिकुलर रेंज अगर मेरे दिमाग में रहेगा तो मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा ड्यूरिंग द ट्रेड्स। तो ये आपको एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। जो लोग भी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे डेफिनेटली ये सारे पैरामीटर्स अभी चेंज करने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे ही एक्सपायरी खत्म होता है बैंक निफ्टी का फिर आप रेंडमली कहीं भी कूद जाते हो और कितने भी क्वांटिटी में ट्रेड लेते हो, कुछ भी एसएल टारगेट ले रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। फिर आप हैफाजार्डलेस जैसे ही जाओगे वहाँ पे आपको रिजल्ट्स वो शो होने लगेंगे उल्टा सीधा, और वहाँ पे फिर आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए और वहाँ से फिर आपके पीएनएल पे वो इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। तो यहाँ पे हमें कोशिश करना है कि हमारा साइकोलॉजी इंटैक्ट रहे और उसी बेसिस पे हमें अपना ये पैरामीटर्स को डिफाइन करना है। तो ये जितने लोग भी अभी ट्रेड कर रहे हैं डेफिनेटली ये चीज़ तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर रिजल्ट्स अगर वेरी करेंगे तो वो आपको साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करेगा और हो सकता है फिर वो कैपिटल पे भी डेंट करने लगे।
अब नेक्स्ट ये तो था कि पैरामीटर्स कैसे हम डिसाइड करें। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि की पॉइंट्स जो हमें ऑब्जर्व करना है ड्यूरिंग जो इनिशियल फेज हैं, जो लोग भी केवल बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, बाकी इंडेक्स पे कम ध्यान दे रहे थे, अभी उनके लिए कुछ की पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसे कि मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग फिर अपना क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए जो की ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, सबसे पहला जो रहेगा वो रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम्स। जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ, आपको पता है कि मोमेंटम ट्रेड्स पे मेरा मैक्सिमम ट्रेड्स बेस रहता है कि जहाँ से मोमेंटम इनिशिएट हो रहा है उसको कैच करने की कोशिश करूँ, और कहाँ मोमेंटम क्रिएट हो सकता है उसको जज करने का है। तो ये कहाँ से आएगा, वो रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम्स में हमेशा आपको समझाते रहता हूँ कि मोमेंटम ट्रेड्स को अगर आपको कैच करना है तो आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा कि जो प्रीमियम में चेंजेस हो रहे हैं वो किस रेट से हो रहे हैं। तो अगर सपोज अगर 10 रुपये से 20 रुपये प्रीमियम जाता है, वो 2 मिनट में जाता है, वो एक अलग रेट हुआ। अगर सेम प्रीमियम 10 से 20 जाता है, अगर वो 5 सेकंड में चला जाता है, तो वहाँ पे मोमेंटम अलग क्रिएट हो रहा है। तो वो चीज़ हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अगर निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। बेस्ड ऑन दैट हम अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हमें ट्रेड्स लेना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो 2-3 महीना यही रहेगा मेरे लिए, कि खासकर जो प्रीमियम में चेंजेस हो वो कैसे चेंज हो रहे हैं, वो किस रेट से चेंज हो रहे हैं सेंसेक्स में और निफ्टी में। क्योंकि बैंक निफ्टी का तो मुझे आइडिया है कि 2-3 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो वहाँ मुझे ज़्यादा क्लैरिटी रहता है। तो अगर कहीं भी मैं कैंडल्स अगर फॉर्मेशन देख रहा हूँ तो वहाँ पे एक आइडिया रहता है कि किस रेट से चेंज हो रहा है, और वो आपके माइंड में चलता रहता है कि कैसे चेंजेस हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट आप ट्रेड में भी एंटर करते हो। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली नया होगा, निफ्टी का जो मूवमेंट होगा वो अलग होगा, सेंसेक्स में जो मूवमेंट होगा वो अलग होगा। वो चीज़ हमें 3-4 महीने ऑब्जर्व करना है कि कैसे रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम हो रहा है यहाँ पे। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि प्रीमियम बिहेवियर ऑन डिफरेंट डेज। सो अभी जो रूल चेंज होने से पहले डेली एक्सपायरीज थे, तो यहाँ पे आपको ही पता है कि वॉल्यूम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइडेड आ रहे थे, और जिस भी दिन फिर निफ्टी का एक्सपायरी है वीकली, या फिर मिड कैप का है, या फिर सेंसेक्स का है, तो अलग अलग यहाँ पे वॉल्यूम्स के चलते जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे उसके चलते प्रीमियम पे अलग अलग दिन अलग बिहेवियर देखने को मिल रहा था, और कुछ मैनिपुलेशंस भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी केवल अगर 2 वीकली एक्सपायरीज होंगे और लास्ट वीक में अगर मंथली एक्सपायरीज होगा, तो वहाँ पे हमें फोकस्ड रहना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो प्रीमियम के बिहेवियर्स हैं अलग अलग दिन वो कैसे फॉलो अप हो रहे हैं, क्या या फिर आप बोल सकते हैं कि कैसे कैसे वॉल्यूम बिल्ड हो रहे हैं निफ्टी में और सेंसेक्स में, और इनिशियल वीकली एक्सपायरीज में, और जो लास्ट वीक रहेगा मंथली एक्सपायरीज में, वहाँ पे कैसे प्रीमियम बिहेव कर रहा है। ये चीज़ हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब तक ये हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक हम अपना रिस्क एपेटाइट नहीं चेंज कर पाएंगे डिफरेंट डेज। अभी भी है बैंक निफ्टी में सेम रिस्क एपेटाइट हम नहीं लेते हैं नियर एक्सपायरीज या फिर फर्स्ट डे जो कॉन्ट्रैक्ट का वीकली शुरू होता है, वहाँ पे हम अपना रिस्क अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमें फिर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कैसे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं डिफरेंट डेज में, और वहाँ से कैसे वॉल्यूम आ रहे हैं, ये चीज़ें हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। प्रीमियम का बिहेवियर ग्रीस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज हो रहा है डिफरेंट डेज पे। जो थर्ड पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है फ्लक्चुएशंस स्पाइक्स नियर एक्सपायरीज। अभी तक जो वॉल्यूम्स थे वो डिफरेंट वॉल्यूम आ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम आ रहे थे, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब सेंसेक्स और निफ्टी 2 ही वीकली एक्सपायरीज होंगे तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम है अभी वो ज़्यादा आने वाला है, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। यही एक प्लस पॉइंट है जो सारे ट्रेडर्स या फिर सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे बात किए कि जो भी फ्लक्चुएशन और स्पाइक्स हो रहे थे, मैनिपुलेशंस हो रहे थे, वो शायद अब कम हो जाए ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम्स। तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि जैसे ही हमें जो एसएल जंप्स हो जाते थे या फिर हैफाजार्डर्स कहीं भी मार्केट मूव हो जा रहा है एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन के बाद, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि वॉल्यूम्स के चलते वो फ्लक्चुएशंस कम देखने को मिले। तो ये हमें एक्सपायरीज में कैसे बिहेव कर रहा है वो चीज़ हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना हम रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ उस पे अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में जैसे था कि राउंड नंबर कैसे बिहेव कर रहे हैं, 200 और 800 वाले राउंड नंबर कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ का एक आइडिया लग गया था 3-4 साल ट्रेड करने के बाद। क्योंकि यहाँ पे जो राउंड नंबर होते हैं वो इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेशन जोन होते हैं सेलर्स के लिए, और वो चीज़ का एक आइडिया अच्छा लग गया था 2-3 सालों में। तो अभी वो चीज़ सारा चेंज होने वाला है। अब निफ्टी में एक्यूमुलेशंस कैसे हो रहा है, किस राउंड लेवल पे, वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा डिफरेंटली। सेंसेक्स में कहाँ पे किस राउंड नंबर पे ये एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट हो रहा है, ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा डिफरेंटली। तो ये चीज़ पे हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का आइडिया लेना पड़ेगा। वाई डाटा कैसे बिल्ड हो रहा है ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा, कैसे राउंड नंबर्स या फिर प्रीवियस जो सपोर्ट्स स्विंग्स क्रिएटेड हैं
उस पर मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, निफ्टी और सेंसेक्स, ये चीज़ का हमें आइडिया लेना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी भी इंडेक्स में अगर 3-4 साल ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाता है कि अगर 2-3 बार कोई स्विंग बन रहा है तो उसके बाद वह उस स्विंग पे जनरली मार्केट कैसा बिहेव करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम बिहेव करेगा, लेकिन एक जनरल आइडिया रहता है आपको कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए या फिर वहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। बेस्ड ऑन दैट अपने ट्रेड्स और क्वांटिटी भी प्लान करते हो आप। तो इस चीज़ का आप जब नए इंडेक्स में आएंगे तो उसका फिर अलग ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमें देखना पड़ेगा कि ओआई डाटा कैसे बिल्ड हो रहा है, डिफरेंट राउंड नंबर्स पे कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है, इसी के बेसिस पे हम अपना ट्रेड्स भी डिसाइड करेंगे। जैसे ये 3-4 मंथ्स ऑब्जर्वेशन के कंप्लीट होंगे उसी बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस में आदमी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सब ट्रेडर्स अलग नेचर्स के होते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत लोग सेंसेक्स में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, हो सकता है बहुत लोग निफ्टी में कंफर्टेबल फील करें। तो वो डिपेंड करता है कैसा किसका नेचर है, ये इंटायरली अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है और इसके लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि निफ्टी का जो रेंज होता है या फिर मोमेंट होता है वो स्लो होता है, इसके वजह से हम तुरंत सेंसेक्स में कूद जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा दोनों जो इंडेक्स हैं उस पर जो ट्रेड्स है उसको हमें नोट डाउन करना पड़ेगा कि कैसे क्या हमारा डाटा भी शो कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा अपने डाटा का 3-4 महीने का कि दोनों इंडेक्स में जो भी ट्रेड्स लिए गए हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं या फिर क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं, कहाँ पे किस चीज़ में कमी आ रही है और या फिर कहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, उसको हमें फिर से कंपेयर करना पड़ेगा जो हम इनिशियल डेज में अपना करते आए हैं किसी भी इंडेक्स में या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो ये चीज़ हमें फिर से एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आप जब भी एक नया ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे या फिर इनिशियल फेज में स्टार्ट किए थे वहाँ से क्लियरली एक एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे स्विच करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का आपका समझ होगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो भी साइकोलॉजी आप आज तक बिल्ड किए हैं ट्रेडिंग करके वो यहाँ पे हमेशा काम आने वाली है, चाहे इंडेक्स कोई सा भी हो। तो वो चीज़ हमें कोर में रखना है और उस चीज़ को हमें फोकस करना है कि वहीं से हम फिर से रीस्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि जो हमने साइकोलॉजी बिल्ड किया हुआ है उसको फिर से हमें रीस्टार्ट करना है। जहाँ तक साइकोलॉजी बिल्ड हो चुकी है हमें नेक्स्ट वहीं से उसको आगे बढ़ाना है, उसमें और इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, फिर से उसको बैकफुट पे नहीं लाना है एकदम से हैफजार्डस कोई भी डिसीजन लेके। तो आपका जो भी ट्रेडिंग डिसीजन रहे, जो भी आपका प्लानिंग रहे, ऐसा रहना चाहिए कि जो आपका जो कोर में जो बिल्ड हुआ है, जो साइकोलॉजी या फिर टेम्परामेंट आपका बिल्ड हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है समझने वाली। तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करेंगे। 3-4 महीना डिफिकल्ट रहने वाला है सारे ट्रेडर्स के लिए जो खासकर केवल बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, उसके लिए एक थोड़ा सा एक फेज़ ये चलने वाला है, ट्रायल फेज़, और उसके बाद से हो सकता है फिर से वहाँ पे अडॉप्ट कर ले। हाँ, लेकिन अब ये रहना चाहिए कि सेबी की तरफ से फिर से कोई गाइडलाइंस नहीं आना चाहिए कि 4-5 महीने बाद फिर से कोई रूल चेंज हो रहा है या फिर से कुछ इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड हो रहा है। वो चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी ट्रेडर के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने साइकोलॉजी पे अभी फोकस करेंगे कि साइकोलॉजिकली हम इंटैक्ट रहें और जो भी हमारे ट्रेडिंग पैरामीटर्स हैं उसको अकॉर्डिंगली हम धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड करते रहें अलग अलग इंडेक्स के लिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।